प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के विषय के बारे में। इसमें देखिए, इसमें जो 2025 में आपका एग्जाम इस साल होने वाला है, उसके लिए ये पूरी किताब से आपके आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल का महत्वपूर्ण संग्रह होगा। ये आपको पास कराने के लिए काफ़ी है। केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में जितने भी आज प्रश्न हम बताएंगे वो सभी के सभी प्रश्न आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, कई बार इसे लगाने का प्रयास कीजिएगा। हमें आशा है कि जो मैं कह रहा हूँ कि ये आपको पास कराने के लिए काफ़ी है, तो वास्तव में ये न्यूमेरिकल, जितना भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें ये आपको पास कराने के लिए, न्यूमेरिकल वाले नंबर में पास कराने के लिए काफ़ी होगा ही होगा। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के बेहतर के लिए। अब देखिए, ज़्यादा बिना टाइम यानी टाइम वेस्ट किए बिना हम चलते हैं अपने पॉइंट पे और बात करते हैं सभी प्रश्नों के न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट से रिलेटेड हैं। अब देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न आपका है ये है कि H2SO4 का एक नमूना 94% जो है वो आपका है 94% है और उसका घनत्व जो है इतना ग्राम पर मिलीलीटर है और इस विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। मोलरता और मोललता में अंतर होता है, तो र और ल का जरा ध्यान दीजिएगा कि आपको निकालना क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि इसमें दिया क्या है उसे लिख लेते हैं। तो जो दिया है आपका वो क्या दिया है इसमें, देखिए सबसे पहली बात कि स्मॉल w का मान आपको दिया हुआ है। स्मॉल w का मान आपका कितना है, 94, कितना है 94 ग्राम हम मान ले रहे हैं। 94 ग्राम आपका क्या है, इतना परसेंट दिया है, इसका मतलब कि 94 ग्राम हम मान ले रहे हैं कि 94% है, तो 94 ग्राम आपका स्मॉल w का मान है। और जो आपका आयतन है वो हम मान ले रहे हैं पूरा का पूरा कितना है, आयतन यानी पूरा का पूरा, तब कितना आयतन हम मान ले रहे हैं 100 ग्राम। 100 ग्राम में आपका कितना ग्राम है H2SO4, 94 ग्राम, 94%, ठीक ना। 100 का 94 ये H2SO4। अब देखिए, तो विलयन का जो आयतन है ये 100 ग्राम। तो इस तरीके से अब देखिए कि इसमें आपको बता दें कि अब अगला चीज़ क्या दिया हुआ है, घनत्व दिया है। अगला चीज़ क्या दिया है, घनत्व दिया है। तो घनत्व आपका कितना दिया है, ये देख रहे हैं आपके 1.84 घनत्व, 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर, ये आपका घनत्व दे दिया है। दूसरा चीज़ कि अब इसमें ये चीज़ जब पता चल गई, इसका घनत्व पता चल गया, इसका आयतन पता चल गया, इसका ये जो W का मान, स्मॉल w का मान वो आपका पता चल गया, तो इस तरीके से आपको ये जानने की आवश्यकता है कि इस विलयन का द्रव्यमान तब कितना है। तो विलयन का द्रव्यमान आप लिखेंगे कि विलयन का द्रव्यमान बराबर, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन आपको पता है अभी 100 मैंने माना कि 100 में 94% क्या है, ये आपका H2SO4 है, और इनटू घनत्व कितना दिया है 1.84, ठीक ना। तो ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 अंक पे दशमलव है, तो 2 जीरो से ये खत्म हो जाएगा, यानी कितना बचेगा कुल मिला के 184। ये आपका क्या हो गया, आयतन हो गया, सॉरी द्रव्यमान हो गया, ठीक ना। आयतन और घनत्व दिया था तो दोनों का गुणनफल द्रव्यमान होता है, हमने द्रव्यमान निकाल लिया। अब द्रव्यमान जब निकल गया तो फिर समझ लीजिए कि द्रव्यमान जब निकल गया तो इसमें ये 94% जो है आपका, ये हम क्या मान लेंगे कि ये 94% ये आपको दिया हुआ है स्मॉल w का मान यानी H2SO4 का, और पूरा हमारा कितना है 184। तो 184 में से जब इतना हम निकाल देंगे, स्मॉल w यानी H2SO4 का जो है वो निकाल देंगे, तो विलायक का निकल जाएगा। विलायक मतलब जिसे घोला गया है। तो नीचे आप लिख सकते हैं कि विलायक, ये आप तो विलयन का द्रव्यमान निकला है ना, अब आपको ये H2SO4 का दिया हुआ है ना, तो इस तरीके से हम अब दोनों को अगर माइनस कर देंगे, विलयन में से अगर विलय को हम निकाल देंगे तो आपका विलायक निकल जाएगा, यानी जिसमें घोला गया है वो कितना है। तो यानी विलायक आपका हो जाएगा कि विलायक बराबर क्या हो जाएगा, विलायक का क्या, विलायक का भार आप लिख सकते हैं कि विलायक का भार बराबर, भार को कैपिटल W दिखा दीजिए, और बराबर क्या होता है 184 माइनस 94, यानी विलयन का द्रव्यमान में से जब विलय का द्रव्यमान हम घटा देंगे तो किसका आएगा, विलायक का भार। तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा आपका 90 ग्राम,
ये क्या हो गया, कैपिटल डब्ल्यू का मान हो गया, स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया हुआ है। तो और अब अगली बात क्या होगी कि H2SO4 जो होगा, H2SO4 का क्या निकालेंगे, स्मॉल m का मान। स्मॉल m जब इसका निकालेंगे तो हाइड्रोजन कितना 2, तो 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, फिर प्लस सल्फर कितना 1, तो 1 का मतलब 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। सल्फर का परमाणु भार कितना, ये कितना आपका 32, फिर ऑक्सीजन कितना 4, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना 16। तो इस तरीके से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौके 64, 16 4 जा 64 और 2 1 जा 2 और 32 2 और 64 जब हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 98। ये क्या निकल गया, स्मॉल m का मान निकल गया। अब जब स्मॉल m का मान निकल गया तो आपके लिए रास्ता अब खाली है। अब क्या है, m डैश यानी विलयन की मोललता अगर ज्ञात करनी है तो विलयन की मोललता बराबर यानी m डैश बराबर होता है कि स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W। स्मॉल m w का मान आपको पता है कितना 94, स्मॉल m का भी मान अभी आप निकाले हैं कितना, ये क्या H2SO4 का ये क्या है स्मॉल m, ये अणुभार, इस स्मॉल m को क्या बोलते हैं अणुभार। तो कितना निकाला है हमने 98, फिर मल्टीप्लाई, फिर इस कैपिटल W का मान कितना 90, ये हो गया। इस तरीके से अब इंटू क्या होता है 1000। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे 0 से 0 कटा, इस तरीके से जब आप यहाँ पे काटेंगे, काटने के बाद आपका आंसर आएगा, आप काट लीजिएगा, मैं यहाँ पे काट के नहीं बताऊँगा, 10.6 मोल कितना होना चाहिए मोल पर किलोग्राम, ये आप निकाल लीजिएगा, इतना आपका आंसर आना चाहिए। तो इस तरीके से आपने पहला इंपॉर्टेंट सवाल देखा जो कि पास कराने के लिए आपको क्या है काफ़ी है। अब देखिए यही काफ़ी नहीं, मतलब जितने प्रश्न हम बताएंगे वो काफ़ी हैं। तो इस तरीके से अगला प्रश्न जो है वो आपको कह रहा है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जो इसका जल का क्वथनांक है में उन्नयन की गणना करना है, यानी क्वथनांक उन्नयन निकालना है, यानी कि क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब TB, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग। तो जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक आपको दिया हुआ है, इसका यूज करना है, इतना ग्राम यूरिया है, इतना ग्राम जल है, तो दोनों को आपस में घोला जा रहा है। तो इस तरीके से उसका क्वथनांक उन्नयन आपको निकालना है। तो इसके लिए बता दें आपको कि इसमें भी आप सबसे पहले वही काम करेंगे कि जो आपको वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू आप लिख लेंगे। तो स्मॉल w का मान आपका कितना दिया है 3 ग्राम। स्मॉल w मतलब क्या, जो आपका विलेय है उसका भार। तो विलेय कौन है, किसको घोला गया है यूरिया को, और विलायक कौन है जल। तो इस तरीके से ये विलायक का जो आपका भार होता है वो कितना है 100 ग्राम हो गया। इसके बाद आपको KB कितना दिया है स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट का, तो आपको KB का मान दिया हुआ है 0.52 केल्विन kg पर मोल, ये आपका KB का मान यानी स्थिरांक का मान दिया हुआ है। अब जान लीजिए कि आगे अब किसका मान हमें निकालना है डेल्टा TB, यानी कि जल के क्वथनांक में उन्नयन। तो इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर ये निकालना है आपको। तो इसको हो गया क्वेश्चन मार्क। अब आप जब इसको निकालेंगे तो किस फार्मूले का यूज करेंगे, तो जिस फार्मूले का आप यूज करेंगे उस फार्मूले में अभी एक चीज़ की आपको कमी पड़ेगी, जिसका जो हमने ऊपर निकाला था कि H2SO4 का आपका अणुभार, तो H2SO4 का अणुभार था, इसमें यूरिया का अणुभार निकालेंगे। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO, यहाँ पे CONH2 हो जाएगा, C इसमें छोड़ गया था तो इसको मैनेज किया गया है। तो CNH2 CONH2 होता है इसका क्या स्मॉल m यानी अणुभार। अणुभार जब निकालेंगे तो नाइट्रोजन कितना भाई, ये कितना देख रहे हैं नाइट्रोजन 2 हैं, तो ये इकट्ठा कर लीजिए कितना 7 और ये 14 हो जाएगा। तो ये आपका देखिए इस चाहे सीरियल वाइज कीजिए, इसको 14 लिख दे रहे हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई 2 भी कर देते। तो इसको जो जहाँ पे है वहीं पे कीजिए। नाइट्रोजन है तो पहले एक नाइट्रोजन का अणुभार, हाइड्रोजन कितना 2 तो गुणे 1 हो जाएगा, कार्बन का अणुभार 1 ही होता है यानी परमाणु भार, प्लस
फिर कार्बन का कितना, कार्बन का 12 होता है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन का कितना, 16 होता है। फिर नाइट्रोजन आ गया तो फिर 14 होता है इसका। फिर प्लस 2 हाइड्रोजन आ गए तो फिर आपका 2 × 1। पूरा सॉल्व करेंगे आप तो 14, ये 2 1 कम 2 यानी 14 2, और फिर ये 12 16 14, फिर 2 1 कम 2 2 यहाँ पे भी, तो सब ऐड करेंगे आपका तो कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक ना। अब इसके बाद जब m का मान आपका निकल गया, हमने NH2 NH2 यानी यूरिया का भी अणुभार जब निकाल लिया, तो अब आप सीधे यूज कर सकते हैं डेल्टा TB। तो डेल्टा TB बराबर होता है 1000 × KB और इंटू स्मॉल w बाई स्मॉल m × कैपिटल W, ये होता है। अब जब आप इसका मान रख दीजिए, जो भी मान आपको पता है, तो डेल्टा TB बराबर होगा 1000 × KB का मान 0.52 और इंटू स्मॉल w का मान 3 बाई स्मॉल m का मान 60 इंटू कैपिटल W का मान 100। आप देख रहे हैं KB की जगह KB का मान, स्मॉल w की जगह स्मॉल w का मान, स्मॉल m की जगह स्मॉल m का मान और कैपिटल W की जगह कैपिटल W का मान। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 0 से पहले ये 3 0 ख़त्म, बाकी आप समझ में आ गया होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 को इससे काटेंगे तो आपका आएगा 0.26 केल्विन। ये आपका क्या हो गया, आंसर। यहाँ देखिए मैं सब सॉल्व नहीं करवाऊंगा, यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, ये आप कीजिएगा कि 2 से 1 कितने बार में कटेगा, कैसे क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। कर भैया बला अपनी छाड़ पर आई आस। अब आगे जो ये क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट का, इसको अब देखने की आवश्यकता है। इसमें अभिक्रिया x + y = 2z के लिए x के विलुप्त होने की दर दिया है और y के विलुप्त होने की दर आपका निकालना है, और z के बनने की दर, बना क्या है z, तो z के बनने की दर आपको भी ज्ञात करना है। तो ये जब आपको पूछे तो आपको सीधे सीधे पहला ये काम करना है कि इसे आप ये लिख सकते हैं कि माइनस, यानी पहला वाला अगर आप सॉल्व करेंगे तो पहला वाला सॉल्व करेंगे तो इसमें ये होगा कि जो आपके y के विलुप्त होने की दर आपके निकालनी है, जब ये निकालेंगे तो इसका देखिए पूरा मिला के आप x + y = 2z को क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा और x की सांद्रता, ठीक, बटे डेल्टा t बराबर x को लिख दिया हमने। जिसको भी लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, प्लस में किसे लिखते हैं, जो बना है आपका z को जब लिखेंगे ना तो ये माइनस नहीं लगाएंगे, देखिएगा जिससे पहले, फिर उसके बाद y बराबर के रूप में सबको लिखते हैं। y है तो y को भी कैसे लिखेंगे, माइनस डेल्टा y की सांद्रता बटे ये x, ऐसे कर लीजिए x की सांद्रता, तो y की सांद्रता बटे डेल्टा t बराबर, फिर 2 है तो यहाँ पे माइनस क्या लगा लीजिए, माइनस तो होगा नहीं, इसमें क्या होगा, 2 जो होगा गुणांक जो है उसे 1/, में रख लेते हैं और प्लस में लिखेंगे, इसे जो बना रहता है उसे प्लस में लिखते हैं, ये जो भाग लिए हैं उन्हें माइनस में लिखते हैं। तो ये माइनस तो रहेगा नहीं, 1/2 हो जाएगा, उसके बाद डेल्टा, फिर z की सांद्रता बटे डेल्टा t हो जाएगा आपका। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें करना कैसे सॉल्व है, आपको जो दिया है, दिया क्या है, x के विलुप्त होने की दर, तो यहाँ पे इसका मान यानी आपको दिया है। जब इसका मान आपको दिया है आपको क्या निकालना है, y के विलुप्त होने की दर, तो इन 2 चीज़ों को आप ले लीजिए। तो जब आप इसको ले लेंगे माइनस डेल्टा क्या, y के विलुप्त होने की दर बटे डेल्टा t, इससे लेंगे तो इसके बराबर दिखाइए, तो माइनस डेल्टा x बटे डेल्टा t, इसको इन दोनों को ले लिया हमने, इसको छोड़ दिया, तो क्योंकि एक का मान हमें पता है, एक का मान निकालना है, तो इसको दोनों को ले लिया। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, इसका मान हमें पता है तो इसके जगह इसका वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा, 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये जो है आपका, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया पहला। कौन सा आंसर, y के विलुप्त होने की दर आपकी निकल गई। अब जो है आपका, इसका मान आपको दिया था इतना। अब देखिए दूसरा जब आप निकालेंगे तो दूसरे वाले को निकालेंगे, तो दूसरे वाले में आपको क्या ज्ञात करना है, z के बनने की दर, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो आप जब इसे ज्ञात करेंगे तो 1/2 डेल्टा z बाई डेल्टा
टी, जेड के विलुप्त होने की दर, और ये जेड की सांद्रता हो गई, जेड के विलुप्त हो यानी बनने की दर निकालना है। तो हमने इसको ले लिया और हमें इन दोनों में तो दोनों का मान पता है, तो किसी को भी ले सकते हैं। तो इसके बगल में यही है, तो इसी को ले लीजिए, माइनस डेल्टा और वाई के विलुप्त होने की यानी कि वाई की सांद्रता बटे डेल्टा टी। इसका मान अभी हम निकाले हैं कितना, 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या है, निकल गया इसका आंसर। यानी जेड के बनने की दर आपकी निकल गई और वाई के विलुप्त होने की दर आपकी निकल गई। बहुत आसान होता है, एकदम ऐसे बनाना। पहले लिखिए, ध्यान ये रहे कि जो रिएक्टेंट हैं, अभिकारक हैं, यानी जो भाग लिए हैं अभिक्रिया में, वो माइनस में लिखे जाते हैं और जो बना है आपका वो प्लस में लिखा जाता है। जो गुणांक होते हैं उन्हें बटे के रूप में लिखते हैं, ये रखना लिखिए। और उसके बाद ये रखना सीख लीजिए, और इसके बाद इन्हें जिसका मान एक पता हो उसी के बराबर उसको रख के वगैरह दो को लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। ये क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। अभिक्रिया कैसी है, मान लीजिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया का वेग जो है कैसे प्रभावित होगा। यदि अभिक्रिया की सांद्रता दोगुना कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा, वेग पर क्या असर पड़ेगा। अगर आधी कर दी जाए तो अभिक्रिया के वेग पर क्या असर पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाता है तो आपको यही काम करना है कि सबसे पहला नंबर कि आपको ये पूछा हुआ है कि जो ये आपका x यानी एक हम अभिक्रिया मान ले रहे हैं, x इज गोज टू y, x भाग लिया है अभिक्रिया में और y बना है। तो ये अभिक्रिया कैसी है, कैसी कहा है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। हमने क्या मान लिया कि अभिक्रिया कैसी है, द्वितीय कोटि। माना क्या है, ये दिया हुआ है अभिक्रिया की कोटि क्या है, कह रहा है द्वितीय कोटि की है, तो हमने मान लिया कि ये एक अभिक्रिया है, ये द्वितीय कोटि की है। तो जब ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का क्या होता है, स्मॉल r बराबर होता है तो k और x की सांद्रता का होल स्क्वायर, यानी जो अभिकारक है उसका यानी कि सांद्रता का होल स्क्वायर इंटू k होता है स्मॉल r बराबर, ये होता है। अब क्या है कि इसमें आप क्या करेंगे, जो पहला क्वेश्चन आपको पूछा है कि अगर अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिक्रिया की सांद्रता कितनी कर दी जाए, दोगुनी, तो सांद्रता दोगुनी कर दी, यानी इसका मान अब क्या कर दिया जाए, यदि दोगुना कर दिया जाए, यानी पहला क्वेश्चन जो कह रहा है सांद्रता x की सांद्रता कह रहा है कितना, दोगुना कर दिया, तो मान लिया जाए 2a कर दिया जाए। अगर दोगुना करने का मतलब एक गुना हो गया, a का दोगुना, हमने a मान लिया कि a है तो दोगुना कर दिया, 2a हो गया। अब क्या है कि स्मॉल r वाले वैल्यू पे आप रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। तो इस समीकरण 1 से आप क्या कीजिए, स्मॉल r बराबर आपका होगा k इंटू 2a का, यहाँ पे x की सांद्रता का मान कितना, दोगुना, तो इसका मतलब यहीं पे आप क्या करेंगे, इसी की जगह इसका मान रख दीजिए यहाँ पे, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक। और k हो गया आपका, और a का भी स्क्वायर होगा तो कितना हो गया, a स्क्वायर। अब देखिए, अब इसमें आपका जो है ये कितना, अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया का जो वेग है, स्मॉल r क्या है, अभिक्रिया का जो वेग है वह कितना गुना हो जा रहा है। ये देखिए, इसको अगर लिया जाए तो अभिक्रिया का वेग कितना गुना हो गया, 4 गुना। कब, जब दोगुना कर दिया गया सांद्रता, तब जब x की सांद्रता दोगुना कर दी गई तो ये 4 गुना हो गया। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 गुनी अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी, इसलिए यह क्या हो गया, आपका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है कि अगर आधी कर दी जाए, तो यहाँ पे आधी कर दी जाए तो यहाँ पे दोगुना कर दी जाए तो 2 का गुणा किया गया है, आधी कर दी जाएगी तो मतलब a/2 हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा। द्वितीय क्वेश्चन जो है ये आप मान सकते हैं कि मान ली जाए कि x की सांद्रता जो है a की आधी हो गई ना, आधी। अब यही मान इसकी जगह रख दीजिए, तो स्मॉल r का मान यानी अभिक्रिया के वेग का मान कितना हो जाएगा, k, और इन ब्रैकेट ये आपका x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप मान रख देंगे तो k इंटू क्या हो जाएगा, k इंटू a/2 का होल स्क्वायर हो गया। और जब ये a का स्क्वायर हो जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, और ये 2 का
तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, तो इसे हम एक बाहर ले रहे हैं, 4 को क्या कर ले रहे हैं, 1/4 हम बाहर कर ले रहे हैं, तो ये ए स्क्वायर आपका बचा और ये के बचा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो अचर पद है इन्हें निकालने के बाद ये 1/4 यानी कि अभिक्रिया चौथाई, यानी अभिक्रिया कितनी 1/4 गुनी आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि 1/4 क्या लिख सकते हैं, 1/4 हो जाएगी। अभिक्रिया की वेग कितनी हो जाएगी, या तो 1/4 गुनी कहिए या 1/4 आपकी हो जाएगी। तो ये स्मॉल आर का मान तब निकल गया, तो ये आपका आंसर रहा। ठीक, अब अगला जो प्रश्न है वो आपका ये है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में जो लगा समय है वह अर्ध आयु का 10 गुना होता है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन जब आपका आए तो इसमें क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कि अभिक्रिया की अर्ध आयु जो है वो कितनी हो जाएगी, 10 गुनी हो जाएगी। तो कब, जब 99.9% अभिक्रिया प्रथम कोटि की कोई पूरी हो तब। अब देखिए इसमें कहने का मतलब कि आपको क्या दिया है इसमें भी आपको लिख लेना है। स्मॉल टी बराबर आपको क्या है, ये देखिए सबसे पहली चीज़ कि इसमें आपका दिया है अर्ध आयु, है ना। तो अर्ध आयु का फार्मूला क्या होता है कि अर्ध आयु बराबर अर्ध आयु काल जो होता है, ये कह रहा है कि अर्ध आयु काल जो के बराबर होता है वो कितना होता है 0, अर्ध आयु काल का जो फार्मूला होता है 0.93/t½ होता है, ये होता है। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये फार्मूला है आपका। तो ये हमने देखा। अब देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया अगर होती है तो उसके के का मान, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया अगर है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बराबर होता है, ये तो अर्ध आयु का काल का के बराबर है फार्मूला। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का के बराबर होता है 2.303/t और log a/a-x होता है आपका। अब इसी में आपको जो आप देख रहे हैं कि इसमें आपको के बराबर 2.303 है और बटे टी और log यहाँ पे a का मान कितना 100, कितना हमने मान लिया कि 100 हो, ठीक ना। और ये कितना, ये आपका जो a-x नीचे है वो कितना आप देख रहे हैं कि 99.9 यानी 100 में से ये जो अभिक्रिया हुई है तो पूरा a का मान यानी 100 रहा है, 100 में से कितना पूरी हुई है 99.9। तो ये यक्स जब दोनों आपस में घटाएंगे 100 में से, यानी 100 में से जब 99.9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 0.1 बचेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। ए का मान मैंने मान लिया कि 100 है, 100 में से कितना परसेंट पूरा 99.9%, तो 100 में से 99.9% अगर घटा दिया गया तो ये आपकी बची हुई ये अभिक्रिया जो है वो पता चलेगी, इतनी अभिक्रिया बची है, इतनी परसेंट। तो ये हो गया a-x का मान, और जो रहा है मान पूरी अभिक्रिया 100% की रही है तो वो आपका a का मान होता है। अब देखिए ये k बराबर क्या हो जाएगा कि 2.303 और गुणे ये बटे t और गुणे log ये कितना हो जाएगा, इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 का मल्टीप्लाई नीचे 10 का मल्टीप्लाई ऊपर तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 का मतलब नीचे कुछ रहेगा नहीं, और 10 का मल्टीप्लाई ऊपर करने का मतलब कि ये 1000 है, यानी कि log 1000 हो गया। अब log 1000 को लिख क्या सकते हैं आप, के बराबर ये लिख सकते हैं कि 2.303/t log 10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक ना। 1000 को क्या लिख सकते हैं 10⁻³, फिर के बराबर आप लिख सकते हैं कि 2.303/t और log ये जो पावर होता है 3 वो यहाँ पे मल्टीपल में आ जाएगा, तो 3 log हो जाता है, पावर जो होता है log के पहले गुणे में हो जाता है, तो 3 log ये 10 हो जाएगा, जो आपका बेस है वो यहाँ पे हो जाएगा, तो 3 log 10 हो गया। अब देखिए कि जैसे यहाँ पे जो के बराबर है वो आपका मान कितना हो गया 2.303/t ×
3 हो गया। log 10 का मान कितना 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन कितना हो गया 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखा जाए तो इक्वेशन समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 से, ये बराबर क्यों, क्योंकि k बराबर k, ये भी आपका k का मान है और ये भी आपका k का मान है, तो k बराबर k, तो इसलिए k बराबर कितना 1 हमने निकाला है अर्धायु वाला k, तो ये 0.693 बटे t हाफ, और अब k बराबर हमने निकाला है कि कितना 2.303, ये सेकेंड वैल्यू समीकरण बटे t और इंटू 3 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले कर लीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये क्या हुआ कि t बराबर t का मल्टीप्लाई इसमें हुआ, तो ये t बराबर क्या लिख सकते हैं, t इंटू पहले कर लीजिए 0.693, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो इतना हो गया, और बटे ये t हाफ हुआ, तो t हाफ इंटू 3 इंटू ये भी हो जाएगा 2.303, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए ये तो आपका अलग है, मिला न लीजिएगा गलती से, तो ये इतना हुआ, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में हुआ। अब t बराबर क्या हो जाएगा आपका कि t हाफ इंटू 3 इंटू 2.303 बाई, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये आपका हो गया 0.693 हो गया। अब क्या है कि इसको अब काटिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ज़रा आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर काटेंगे कैसे। तो ये आपका मल्टीप्लाई है और इसका मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6.909 और बटे 0.693, तो ये आपका हुआ। अब ये देखिए कि जब इससे आप लगभग ये 10 बार में आप इसे काट देंगे तो ये क्या हो गया कि ये दर्शा रहा है कि t बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू टी हाफ। इसका मतलब कि यह सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अभिक्रिया का 99.9% पूरा होने में जो लगा समय है वो अर्ध आयु का, जो समय है वो अर्ध आयु का मतलब गुणा अर्ध आयु का 10 गुना होता है। ये सिद्ध हो गया कि अर्ध आयु का 10 गुना, ये टी हाफ अर्ध आयु है, तो ये जो लगा समय होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 99.9% पूरा होने में वह अर्ध आयु का कितना होता है 10 गुना होता है। ये सिद्ध हो गया आपका, तो ये रहा आपका आंसर। आप देख लीजिएगा कि ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं वो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, नंबरिंग चेंज करके वगैरह, इधर उधर करके, कि तरीका चेंज करके पूछ के, मतलब ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया कि आपको पास कराने के लिए न्यूमेरिकल जितने आएंगे उसमें पास कराने के लिए काफ़ी हैं इतने, यदि आप सॉल्व कर लिए अच्छे से और समझ गए तो। और बार बार लगाइएगा ताकि ये इसका सीक्वेंस आपको भूले ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहें। तो अब देखिए ये आपके पास एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का जो कि बेस्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये क्या है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया का 3/4 भाग, उसमें इतना परसेंट दिया था, 3/4 भाग पूरा होने में जो लगा समय है वो अर्ध आयु का 2 गुना होता है, उसमें 10 गुना सिद्ध करना था। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। इसमें लिखिए जो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है आपकी, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसका आप जानते हैं कि k बराबर कितना होता है, k बराबर कितना होता है 0.303 बटे t और log a/a-x होता है। ये हो गया। अब सुनिए कि ये तो आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया फार्मूला होता है, एक और आपका होता है अर्ध आयु का, जो मैंने ऊपर बताया था कि अर्ध आयु काल का जो फार्मूला होता है वो उसमें वो k बराबर होता है 0.693 बटे टी हाफ। तो इस तरीके से आपको समझ में आया। तो ये आपका समीकरण 1 मान लीजिए, जैसे ऊपर आपने माना था, और इसे मान लीजिए, ये इससे सॉल्व करेंगे तो समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब देखिए बात क्या है, इसमें k बराबर, उसमें तो परसेंटेज में दिया था, इसमें आपका ऐसे दिया है, तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, भाग में दे दे
तो इसे भी कुछ दिक्कत नहीं है, बस आप समझिएगा। ए का मान कितना दिया है, वह कितना रहा है, मान लीजिए कि ए का ए ही रहा है, और ए का कितना भाग वह पूरा हुआ 3/4। तो इस तरीके से ए का 3/4 मतलब कि ए रहा है तो वहाँ पे ए हो गया, और ए माइनस यानी इसको आप अलग से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझ जाइए। ए क्या है कि ए आपका रहा है पूरा, और ए में से आपका 3/4 भाग, यानी ए का ही 3/4, तो ए आपका ए हो गया, और माइनस है तो माइनस, और यक्स कितना पूरा हुआ है 3/4, तो 3a/4 आपने लिख दिया बाई 1। ये आप जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 LCM हो जाएगा, ये 4a माइनस 3a, ये होगा कि नहीं होगा, 4a में से 3a घटा तो कितना a बचा, 1a बटे और क्या आपका 4। ये आप समझ रहे हैं कि इतना ये आपका a का मान ही रहा, पूरी अभिक्रिया मान लीजिए a है, उसमें से कितना भाग 3/4 भाग पूरा हो गया, तो a में से जब 3/4 भाग पूरा हो गया तो बचा कितना, ये नीचे होता है, बचा कितना a/4। ये आपका यहाँ पे a माइनस एक्स का मान हो गया। अब देखिए आपको बता दें कि ये a से a आपका कट गया ना, तो k बराबर ये आपका 2.303/t, और ये आपका log, और ये 1 का मल्टीप्लाई जब आपका होगा तो ये जब कट गया तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर तो 4 हो जाएगा, 4/1 का क्या मतलब 4 होगा, तो log 4 हो गया। log 4 का मान आपको पता करना है, तो k बराबर होता है 2.303/t, और log 4 का मान आपका होता है 0.6020 होता है, ये log 4 का मान होता है। अब देखिए कि ये log 4 का मान आपका हुआ, जब इसे आप सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर आपका होगा, तो k बराबर आपका कितना हो जाएगा कि ये 2.303 और बटे ये मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए k बराबर, फिर से k बराबर इसका मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 1.386 और बाई k हो जाएगा। ये आपका हुआ, ये इक्वेशन आपका हो गया सेकेंड। ये कितना, ये t है ना, तो ये t आपका t हो जाएगा, हो गया ये t, तो बाई t है तो बाई आपका t हो गया। तो अब देखिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 बटे समीकरण 2 अगर कर दिया जाए, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 से, या समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 भी वैसे कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका k का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, या इसे वैसे ही कीजिए, कोई समस्या नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं आप, वैसे भी कर सकते हो। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 से अब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये k बराबर k हो जाएगा, तो दोनों ओर से k का मान रख दीजिए, वैसे ही जैसे इसके पहले आप कर रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू स्मॉल k का मान कितना था, आप देख रहे हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या था 0.693 बटे पहला समीकरण जो था आपका बटे ये आपका, ये मान लीजिए कि कितना, ये k बराबर आप देखेंगे तो ये आपका t हाफ था, है ना, t हाफ, और इधर बराबर कितना, k का मान जो अभी निकाले हैं हम वो कितना था 1.386 बाई ये आपका t था। अब देखिए t ये हो गया, ये जो समय आपका 3/4 भाग पूरा होने में, तो ये अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसके बाद क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो t इंटू 0.693 और बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो t हाफ इंटू 1.386। अब t बराबर कितना हो जाएगा, तो t बराबर आपका हो जाएगा कितना 1 यानी t हाफ इंटू 1.386, और ये इधर बटे गुणे में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, बटे में यानी भाग में हो जाएगा, इतना हुआ। अब जब आप इसे काट देंगे तो कितना मान निकल जाएगा, लगभग इसका 2, ठीक ना, तो ये 2 हो जाएगा, यानी t बराबर 2 इंटू, ठीक ना, 2 गुणे t हाफ। इसका क्या मतलब हुआ, अभी इसके पहले हमने सॉल्व किया था कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके 3/4 भाग पूरा होने में जो अर्ध आयुकाल है वह क्या है, कितना होगा, अर्ध आयुकाल का यह कितना होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में लगा समय जो होगा अर्ध आयुकाल का कितना गुना है, 2 गुणे का मतलब गुना, 2 गुना, यानी यह कितना हो गया, यह सिद्ध हो गया कि यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ, ठीक, देखिए 2 गुना होता है, यह सिद्ध हो गया।
अब देखिए अगला सवाल आपके पास है, ये है कि एक प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है वह 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है, तो इस अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात करनी है। तो इसमें अर्धायु आपको निकालनी है, तो सबसे पहली बात आपको बता दें, इसमें के का मान आपको निकालना होगा। जब तक आप के का मान नहीं निकालेंगे तब तक अर्धायु का फार्मूले में आप अर्धायु का मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि के बराबर होता है 0.693 बाई टी हाफ। तो आपका टी हाफ निकालना है तो इसमें के का मान आपको पता होना चाहिए। तो के आप निकाल लेंगे किससे? प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया का जो फार्मूला होता है उससे के का मान निकाल लेंगे। सबसे पहली चीज़ कि आपको दिया क्या है, तो स्मॉल टी का वैल्यू आपको दिया है कितना, 60 मिनट, ये आपको दिया है, ये रख लिए। इसके बाद फिर ए बराबर आपको कितना मान लिया, 100, मान लीजिए 100 है, 100% अभिक्रिया है। इसमें से ए माइनस एक्स यानी जो पूरी हुई अभिक्रिया जो बची है, कितनी अभिक्रिया बची, तो 100 में से कितनी अभिक्रिया परसेंट पूरी हुई है, 75, तो 100 में से 75 निकल गया, तो कितनी अभिक्रिया बची है अभी, 25% अभिक्रिया बची है। तो ए माइनस एक्स का मान कितना हो गया, 25। अब देखिए टी हाफ का मान आपको निकालना है, ये बात है। तो आप सबसे पहले कि टी हाफ तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकते जब तक के का मान पता नहीं रहेगा, तो इसलिए आप क्या कीजिए कि के से ही निकाल लीजिए। के बराबर कितना, 2.303 प्रथम कोटि की अभिक्रिया से निकालेंगे, तो इनटू लॉग आप जानते हैं कि ए बाई ए माइनस एक्स होता है, ये आप जानते हैं। अब क्या है कि इसी में रखिए वैल्यू, देखिए किसका किसका वैल्यू दिया है, 3.303, और ये टी का मान कितना दिया है, 60, तो नीचे रख दीजिए 60, और वो ये गुड़े लॉग, और लॉग ए का मान कितना 100, तो ऊपर रखिए 100, ए माइनस एक्स का मान 25, तो नीचे रखिए 25। अब देखिए ये कटेगा तो कितना बार में, 4 बार में कटेगा। अब आप जानते हैं कि के बराबर 0.303 बटे कितना, ये 60, और ये फिर आपका गुड़े लॉग कितना 4, तो लॉग 4, ये देख रहे हैं आप, ये 4 हुआ। अब log 4 का मान आपको अभी बताए हैं कि log 4 का मान कितना होता है आपका। अब देखिए आगे क्या है कि log 4 का मान आपको पता है, तो वही मान यहाँ पे रख दीजिए, 0.303 बटे 60 और गुड़े 0.6020, ये किसका मान है, log 4 का मान यहाँ पे रख दिया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका मान आएगा के बराबर आपका निकलेगा कितना, ये 0.693 बटे 30, यानी इसको इससे काटिएगा, खुद आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका मान हो जाएगा, इतना हुआ। अब जब इतना हुआ तो ये आपका मान किसका हुआ, 1, इसे 1 मान लीजिए, यानी कहने का मतलब के का वैल्यू मान लीजिए, इसे छोड़िए, समीकरण मत मानिए, इसे मान लीजिए कि हमारा के का वैल्यू निकल गया। जब के का वैल्यू निकल गया तो यही उठा के कहाँ रखना है, अर्ध आयु वाले में। तो अर्ध आयु काल आपका का फार्मूला जो होता है के बराबर होता है आपका 0.693 बटे टी हाफ होता है। तो आपको टी हाफ का मान निकालना है, तो टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 बटे के, यहाँ पे हो जाएगा, तो के की जगह पे क्या हो जाएगा, यही मान आप उठा के रख देंगे। तो 0.693 आप देख रहे हैं कि कुछ कट रहा है, और बाई 30, तो ये आप देख रहे हैं कि इससे ये आपका ये कटा और 30 चला गया ऊपर, तो टी हाफ का मान कितना हो गया भाई, 30, यानी 30 मिनट आपका क्या हो गया, अर्धायु का ये मान हो गया, यानी ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मूल प्रवाह ज्ञात करना है, जल का भी और एथिल एल्कोहल का भी आपको मान ज्ञात करना है। तो इस तरीके से बता दें आपको कि सबसे पहला चीज़ कि आपको H2O के बारे में लिख लेना है। H2O यानी जल जो है आपका, जल के बारे में अलग निकाल लीजिए, और फिर इसके बाद C2H5OH के बारे में अलग निकाल लीजिए। अब देखिए आपको बता दें कि जल के बारे में अगर बात किया जाए तो जल का आपका स्मॉल w का मान दिया है आपका कितना ग्राम, 72 ग्राम, ये हो गया। और एक और आप बना लीजिए किसका, C2H5OH का, यानी इसका कितना ग्राम दिया है स्मॉल w का मान, ये आपका दिया है 92 ग्राम, ठीक ना। और इसमें आपका m का मान कितना होगा, m का मान किसका, H2O का, तो हाइड्रोजन कितना 2, तो 2 एकम 2, और ये 16, तो 16 और 2 18, ये क्या हो जाएगा कितना, m स्मॉल m का मान मतलब ये जल का अणुभार, ये आपका स्मॉल m हो गया। जो आपका इसमें आपको निकाला जाए अगर इसका, तो स्मॉल m बराबर कितना हो जाएगा, 2 कार्बन का मतलब 12 दूना 24,
ठीक ना। 12 कार्बन का परमाणु भार और 2 का गुणा 24 और 5 एकम 5, 24 और 5 29, और इसके बाद फिर आपका ये ऑक्सीजन का कितना 16 और ये हाइड्रोजन का कितना 1। जब ये सब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका अणुभार कितना 46। ये किसका हो गया C2H5OH का अणुभार, ये H2O का अणुभार। अब देखिए ये आपका NH2O मतलब ये आप निकालेंगे, N का मान होता है स्मॉल w बाई कैपिटल M, स्मॉल w बाई स्मॉल m होता है। इसमें भी आप NC2H5OH का निकाल लेंगे, मोलों की संख्या ये निकाल लेंगे, तो इसमें ये भी स्मॉल w बाई ये ही होगा, बशर्ते ये जताना है कि ये इसका मोलों की संख्या, ये इसके मोलों की संख्या है। अब क्या होगा कि आप देखिए कि स्मॉल w का मान कितना 72 और स्मॉल m का मान कितना 18, कितना हो गया इसका मान NH2O का मान कितना हो गया, यानी जल के मोलों की संख्या कितनी हो गई 4, और इसका अगर निकाला जाए NC2H5OH का अगर निकाला जाए तो इसमें 92/46, तो ये काटेगा तो कितना आपका 2। तो इस तरीके से ये इसके हो गया मोलों की संख्या, ये इसके मोलों की संख्या हो गई, अलग अलग हमने निकाल लिया। अब देखिए कुल मोलों की संख्या होता है, तो कुल मोलों की संख्या अगर देखेंगे तो कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या मतलब जल का मोलों की संख्या कितनी 4 और C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी 2, तो कितना हो गई कुल मोलों की संख्या 6 हो गई। अब देखिए कि अब जब निकालेंगे, इसमें पूछ क्या रहा है मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज निकालना है, तो यदि आपको H2O का मोल प्रभाज निकालना है तो XH2O यानी कि H2O का मोल प्रभाज बराबर फार्मूला होता है कि H2O के मोलों की संख्या, जिसका मोल प्रभाज निकालेंगे उसी के मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे संख्या, और बटे कुल मोलों की संख्या नीचे हो जाएगा, कुल मोलों की संख्या। बात समझ रहे हैं इतना हो जाएगा। अब देखिए आप कि H2O के मोलों की संख्या अगर पता है, कितना पता है H2O के मोलों की संख्या 4, तो यहाँ पर रख दीजिए 4, और कुल मोलों की संख्या कितनी 6, तो ये लिख दीजिए 6, और जब इसको काटेंगे आप ना तो ये कितना होगा आपका 2/3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया किसका, यानी जल के का मोल प्रभाज आपका ये निकल गया। अब इसी तरीके से जब आप इसका निकालेंगे एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल का जब मोल प्रभाज निकालेंगे C2H5OH का मोल प्रभाज बराबर, तो ऊपर C2H5OH के मोलों की संख्या लिखेंगे, C2H5OH के मोलों, जिसका मोल प्रभाज ऊपर उसी के मोलों की संख्या और नीचे कुल हो जाता है कि संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, ठीक ना। तो ये आपका C2H5OH के मोलों की संख्या कितनी निकाले हमने 2, तो ये रख दिया ऊपर 2, और नीचे कुल मोलों की संख्या कितनी निकालते 6, तो ये 6 हो गया। जब काटेंगे तो कितना बढ़ जाएगा 1/3, ये आंसर हो गया मोलों की संख्या। अब बात ये है कि अब आपको तो ये पता चल गया, ये आपका आंसर निकल गया। अगला जो क्वेश्चन आपका है बच्चों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री के जो भी आपके न्यूमेरिकल के लेसन हैं उससे आपका ये क्वेश्चन चुनिंदा लिया गया है, जो कि आपको मैंने बताया कि पास कराने के लिए काफ़ी हैं न्यूमेरिकल में। तो अब देखिए कि इसमें अगला जो प्रश्न है आपका ये है कि एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ यानी और 10 ग्राम जल में घुला है, तो 10 ग्राम में कितना घुला है 3 ग्राम, इसका क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस है, और कह रहा है कि पदार्थ के अणु भार की गणना कीजिए जब जल का बॉइलिंग आपका स्थिरांक दिया है, तो इतना मान आपको मोलल दिया है Kb का मान। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको जिस का मान दिया है वो सब आप लिख लीजिए। तो स्मॉल w बराबर आपको दिया हुआ है 3 ग्राम, कहाँ दिया है, ये स्मॉल w का मतलब क्या होता है, स्मॉल w का मतलब विलेय का भार, तो विलेय का भार कितना 3 ग्राम, पदार्थ जिसको घोला गया इतने को घोला गया ना इतने ग्राम में, और कैपिटल W कौन हुआ
जो आपका 100 ग्राम है किस में घोला गया, जल में, तो ये आपका विलायक होता है, विलायक का भार, तो ये 100 ग्राम है। अब देखिए कि आगे आपको बता दें कि ये डेल्टा जो टीबी है इसका मान आपका, यानी ये देखिए 100.51 कैसे दिया है, इतना डिग्री सेल्सियस, इसमें से आपका ये 100 माइनस कर देंगे तो कितना आपका हुआ 0.51 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि बस देखिए भाई इसमें इसका क्वथनांक कितना कर रहा है, इतना डिग्री सेल्सियस हो गया है, इतना डिग्री सेल्सियस हो गया है, था कितना, जैसे कहने का मतलब वो मान लीजिए 100 अगर रहा हो तो 100 में 100 से कितना हो गया, इतना हो गया, तो दोनों में अंतर कितने का हुआ, डेल्टा का मतलब कि दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितने का हुआ, तो 100 और ये क्योंकि ये भाई देखिए 100 होता है और इतना हो गया, तो दोनों में अंतर कितने का हो गया, 0.51 डिग्री सेल्सियस का अंतर, ये डेल्टा टीबी का मान हो गया। केबी का मान जो आपका है वो आपका देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है, केबी का मान आप यहाँ पे उठाइएगा और 0.51 डिग्री सेल्सियस लिख दीजिए। ठीक, अब ये क्या है, डिग्री सेल्सियस पर मोलल, ठीक ना, मोलल हो गया। अब स्मॉल m का मान जो है ये आपको क्या कर रहा है, कर रहा है कि अणुभार की गणना कीजिए, तो यहाँ पे आपको यही पूछा हुआ है कि अणुभार की गणना करना है पदार्थ का। तो कौन सा पदार्थ है भाई, इसमें एक कार्बनिक पदार्थ है जिसके जलीय विलयन है, उसमें वो पदार्थ कितना है 3 ग्राम, तो ये जिसको घोला गया है तो ये आपका विलेय हुआ, ये आपका 100 ग्राम जल में घोला गया तो ये आपका विलायक हुआ, ये क्वथनांक आपका दिया हुआ है। तो अंतर निकालिए हमने, डेल्टा टीबी का मान निकल गया, या केबी का मान आपको दिया हुआ है। अब क्या करना है कि आपको सीधे सीधे फार्मूले का यूज करना है, जो कि अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि होता है कि डेल्टा टीबी बराबर वो फार्मूला होता है कि 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल, ये आपका क्या होता है स्मॉल एम होता है आपका, यानी कि अणुभार, और इनटू कैपिटल डब्ल्यू, ये आपका फार्मूला होता है। अब आपको क्या करना है कि इसमें जिसका वैल्यू जो दिया हुआ है उसे रख लेना है। तो चलिए वैल्यू इसको रखा जाए। तो जब आप वैल्यू इसमें रखेंगे तो 1000 है तो 1000 की जगह 1000 रहने दीजिए। अब केबी का मान आपको पता है तो 0.51 ये आपका ये रख लीजिए, और इसके बाद फिर ये स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है 3, जिसका मान है उसी की जगह पे आपको रखना है। ये स्मॉल m का मान है तो स्मॉल m का मान आपको देखिए ये आपको निकालना है, और फिर क्या इसमें आपको ये कैपिटल W का मान ये 100 है, 100 रख दीजिए। और देखिए यहाँ पे ये किसके बराबर है TB के, तो ये आप TB का मान कितना दिया है ये हमने निकाला है 0.51, ये हो गया। अब इसे बाई 1 करके आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। ठीक, तो आप इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो आपका वैल्यू होगा कि m इंटू 100 इंटू, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो इसका मल्टीप्लाई सहित हमने लिख दिया यहाँ पे, इसके बराबर क्या हो जाएगा कि ये आपका इसमें पूरा मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ होगा, यानी कि 1000 इंटू 0.51 इंटू 3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें तो यहाँ पे लिख दिया, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें तो इधर लिख दिया बराबर के। अब क्या है कि स्मॉल m का मान जब आपको निकालना है तो m बराबर हो जाएगा 1000, ये जो वैल्यू है इसे पहले लिख दीजिए, इंटू 0.51 इंटू 3, और ये गुणे में है तो इधर आके क्या हो जाएगा ये भाग में 100 गुणे 0.51, तो ये आप जो है इसे सॉल्व कीजिएगा तो 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका कटा, ये अब देखिए इससे ये आपका ये कटा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 30, ये आपका आंसर हो गया। ठीक ना, स्मॉल m का मान। तो इसी तरीके से वीडियो पर बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा। आगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए आती रहेंगी।